सो हेलो गाइस। स्वागत है आपका पार्ट 3 ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें इस चैनल का जो मेन मोटो है, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको कि ऊपर से चीज़ों को देखने के बजाय अपन चीज़ों में, उन कॉन्सेप्ट में डीप डाइव लगा के उसको पूरा समझ के अगर उस चीज़ में घुसे तो बेहतर रहेगा। तो इसी एक मोटो के साथ में अपन ने एक चैनल चालू किया है, जिसमें अपन ये रिसोर्स जो अपने पास सामने है, वर्कबुक, इसके जरिए अपन बहुत ही डिटेल में पूरी डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट को, डेरिवेटिव पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं, जिन्होंने आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं। और एक आईपीओ की वीडियो भी आ गई होगी, जो कि एक आईपीओ एनालिसिस करने का एक तरीका होता है, वो अपन ने शेयर किया है। तो इंटरेस्टेड लोग उसको भी देख सकते हैं। और वीडियो सीरीज की बात करें तो पहली दो देखने के बाद ही यहाँ पे आना, तभी आपको ये पल्ले पड़ेगा कि क्या चल रहा मार्केट में। चलो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये कल कवर कर लिया था, प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। वैसे तो सब नए होंगे, अभी अपना चैनल भी नया है। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कर दीजिए। तो बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो पहला आता है अपना फॉरवर्ड्स। ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। सबसे पहली चीज, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो अपन ले लेते हैं मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? टू बाय सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट। टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट। अब जिन लोगों ने सीरीज फॉलो कर रहे होंगे पहली वीडियो से, उनको पता होगा कि अंडरलाइंग और डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो वही चीजें बताइए। तो मान लो मैं बाय करना चाहता हूँ, आप बेचना चाहते हो। क्या चीज? एक अंडरलाइंग असेट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो गया मान लो। गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं आपसे गोल्ड लेना चाहता हूँ, आपके पास है, आप बेचना चाहते हो एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट। बट मैं जो हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज से एक महीने बाद मैं आपसे लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फ्यूचर डेट। आपके पास गोल्ड है, आप बेचना चाह रहे हो, मैं लेना चाह रहा हूँ, बट एट अ फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस। पर वो जो प्राइस जो अपनी रहेगी वो अपन आज ही डिसाइड कर लेंगे कि जो भी भाव चल रहा होगा। मान लो आपके पास कुछ वैल्यू रखता है वो गोल्ड 1 लाख रुपए है। तो आज की वैल्यू अगर वो 1 लाख रख रहा है, तो मैंने बोल दिया कि मैं 1 लाख रुपए दे के आपसे गोल्ड खरीद लूंगा, बट आफ्टर 1 मंथ। तो इसको बोलेंगे अपन कि बाय एंड सेल हुआ एक अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, जो कि हो गई 1 लाख। दैट इज प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि अपन ने बोल दिया, आज जो भाव चल रहा था सोने का, मैंने उस हिसाब से आपके पास जो सोना था उसका भाव फिक्स कर लिया कि भाई मैं 1 लाख रुपए तेरे को दे दूंगा। पर फ्यूचर में कुछ भी भाव चल रहा हो, मैं तेरे से ये 1 लाख रुपए में ही लूंगा विद इन, या फिर एंड ऑफ दी 1 मंथ। इस एक महीने के खत्म होने पे मैं तुझे 1 लाख रुपए दे दूंगा और तू मुझे सोना दे देना। ठीक है। क्या किया अपन ने? बाय सेल हुई पार्टीज के बीच में, मेरे और आपके बीच में। क्या चीज? गोल्ड। आपके पास गोल्ड था, बेचना है, मैंने बोला मैं खरीदूंगा। बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं फ्यूचर डेट आज 1 लाख रुपए पे मैं ये डील लॉक कर रहा हूँ, और मैं एक महीने बाद ये तुझसे खरीद लूंगा। मतलब मैं आपसे ये चीज खरीद लूंगा एक महीने बाद 1 लाख रुपए दे के, जो कि इसकी आज की वैल्यू है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बहुत आगे बढ़ते हैं। बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर कमिटेड एंड आर ऑब्लाइज्ड टू हॉनर the transaction irrespective of the price of the underlying asset at the time of delivery। जैसा कि मैंने बोला कि अपन ने आज की रेट पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो आपको बेचना है, आपको अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना है। और मुझे खरीदना है, मुझे मेरी कमिटमेंट को ऑनर करना है। भले ही 1 मंथ बाद उसकी प्राइस कुछ भी हो। अब मान लो मैंने आपसे 1 लाख बोल दी, अब वो मान लो कि 1 मंथ बाद वही चीज, वही जो आपके पास सोने की चीज है, वो मेरे को 80 हजार में मार्केट में पड़ रही है।
पर क्योंकि अपन कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, तो मुझे 1 मंथ बाद आपसे ही वो 1 लाख रुपए देके लेनी है, भले ही वो मार्केट में मेरे को सस्ती पड़ रही हो, पर अपन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, दैट्स वाई वी हैव टू ऑब्लाइज अवर कमिटमेंट। ठीक है, सीधी साफ बात। और अगर वही चीज मान लो कि अब मार्केट में वो चीज 1.5 लाख की हो गई, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो, तो मुझे आपको 1 लाख में, आप मुझे 1 लाख में वो चीज बेचोगे, क्योंकि वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव टू ऑनर अवर कमिटमेंट। ठीक है। ठीक है भाई, उस टाइम जो भी प्राइस चल रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं, अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस डेट का हुआ, जिस प्राइस पे हुआ, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। कहने का मतलब इतना, ठीक है। सिंस फॉरवर्ड्स आर नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज, फॉरवर्ड जो होते हैं, जैसे आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अपन ने एक प्राइस तय किया और ये सब अपन इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। मान लो नेगोशिएशन ऑलरेडी हो ही रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि 1 महीने बाद होगा या ऐसा ऐसा, ये सब अपन ने आपस में बैठ के कर लिया। तो उसको ही बोलते हैं कि सिंस फॉरवर्ड आर नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज। तो भाई सीधी बात है, अपन बैठ के अगर बात कर रहे हैं, मैं मैंने मान लो बोल दिया कि यही चीज मेरे को कोई और इतने में दे रहा है, तो अपन उस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 1 लाख ना देके 1 लाख, आपने बोल दिया कि इसकी वैल्यू 1,20,000 होगी करंटली, तो भाई 1,20,000 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कस्टमाइज रहता है कुल मिला के अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस फॉरवर्ड के केस में कस्टमाइज रहती है। ठीक है, ये बोलना चाहता है। फिर वो बोल रहा है दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या होता है ओवर द काउंटर? मतलब जब मैं और आप आमने सामने बैठ कर ये कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसको बोला जाएगा ओवर द काउंटर। मतलब बीच में टेबल है, आप उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, और अपन ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। कोई बीच में नहीं है अपने, अपन डायरेक्टली एक दूसरे से बात करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो इसको ही बोलते हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। और ओटीसी मार्केट भी यही होता है, जब आपस में 2 पर्सन मिलके या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उसको ओटीसी बोलते हैं, आपस में पर्सनली मिलके। तो उसको ओटीसी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से फॉरवर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, फॉरवर्ड क्या होता है। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में डाल देना, मैं इसका रिप्लाई, इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है। अगला आता है फ्यूचर्स। ठीक है। फ्यूचर्स के लिए क्या बोलना चाह रहा भाई अपना, अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड। ठीक है भाई, पहली चीज उसने क्लियर साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई फ्यूचर जो रहता है वो बिल्कुल सिमिलर रहता है फॉरवर्ड से। ठीक है। अब अलग क्या रहता है? अलग रहता है एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रादर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। ओटीसी वाली जो बात हुई अपनी, इसमें ओटीसी नहीं हो रहा है, मतलब अपन दोनों में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसमें अपन बीच में एक बंदा रख रहे हैं, जिसको अपन ने नाम दे दिया है ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज। जब अपन किसी एक्सचेंज को बीच में ला रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में थर्ड बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है रेगुलेटेड एक्सचेंज, जो कि हो गया सेबी। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे फ्यूचर। सब चीजें सेम है, बस ये एक चीज अलग है कि इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, गवाही रखने के लिए बीच में रेगुलेटेड एक्सचेंज, जिसको अपन सेबी बोलते हैं, वो बंदा इन्वॉल्व है। ठीक है। फ्यूचर्स का मतलब ये हुआ, नॉर्मल सिंपल सादी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है। फ्यूचर्स आर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर लॉट साइज, मैच्योरिटी रेट एक्सेट्रा। स्टैंडर्डाइज्ड, इस वर्ड का मतलब समझो। स्टैंडर्डाइज मतलब कि पहले से चीजें सेट रहती है इसमें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे रहता है किसी भी चीज का, तो उसको स्टैंडर्डाइज बोल देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर तरीके से उठता बैठता है, बातचीत करता है, तो उसको अपन स्टैंडर्ड का नाम दे देते हैं। तो वही बात हो रही है कि इसमें भी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर एक तरीके का स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। किन टर्म्स में? इसमें जो अपने को लॉट साइज रहता है वो बता दिया जाता है पहले से ही। इसकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट रहेगी, फ्यूचर डेट जो मैंने बोला 1 मंथ का, ऐसी इसमें पहले से ही बता दी जाती है।
और दूसरी भी चीज़ें रहती हैं, लॉट साइज और मैच्योरिटी डेट। हाँ, ये मेनली तो यही मेन चीज़ रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता रहती है, तो इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। फ्यूचर एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो दैट दे कैन बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। पूरा झमेला स्टैंडर्डाइजेशन का क्यों है? ताकि वो एलिजिबल हो एक्सचेंज पे ट्रेड होने लायक, ये कॉन्ट्रैक्ट बने, इसलिए वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडीड दी में से फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अपन ने पहले भी बात हुई कि अगर सिर्फ अपन ओटीसी हटा दें तो फ्यूचर पूरी तरीके से फॉरवर्ड ही है। तो वही चीज बता रहा है कि अपन ने बीच में एक्सचेंज लिया है, या बीच में एक अपन ने रेगुलेटेड एक्सचेंज ले आया है, इसलिए वो बन गया है फ्यूचर। तो वही चीज वो बोलना चाह रहा है कि अपन फ्यूचर को एक तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही फ्यूचर्स बोला जाता है, सीधी सी बात। कोई भी दिक्कत हो फ्यूचर्स इस सब टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं। I will reply to your comment. I will try to make you understand this concept of forward and future, and any other query related to anything which we are discussing here, you can also comment it, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस, अपने लोगों का बहुत ही चहीता टॉपिक। तो भाई क्या बोलना चाह रहा है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब एक ऑप्शन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको एक राइट देता है, पर आपको उस राइट को निभाने के लिए आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो। कि मतलब हाँ, आपके पास एक पावर है, पर आपको लगाना है या नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। ऑप्शन ये होता है, ठीक है। टू बाय और सेल द अंडरलाइन ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट। वो पावर क्या है? कि उस अंडरलाइन को खरीदना या बेचना या तो उस डेट पे जो कि स्टेट की गई है, बोली गई है, या फिर उससे पहले। मतलब आपके पास एक पावर है जिसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो या ना यूज करो। किस चीज की? कि जो अंडरलाइंग है आप उसको बाय या सेल, खरीद या बेच सकते हो, जो भी उसमें डेट दी गई है उस पर या उससे पहले, ठीक है। अब ये पावर का यूज करना फुल ऑन आपके ऊपर है, ठीक है। स्टेटेड डेट एंड एट ए स्टेटेड प्राइस, और उस प्राइस पे जो कि वहां पे दी गई है। क्या है, फिर से समझो। ऑप्शन, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन ऑन और बिफोर अ स्टेटेड डेट एंड एट अ स्टेटेड प्राइस। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको एक राइट देता है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, एक आपके पास पावर है, पर जरूरी नहीं है आप उसका यूज करो। टू बाय और सेल, किस पावर का क्या यूज है? या तो आप खरीदो या बेचो किस चीज को, अंडरलाइन को। कैसे? या तो आज के दिन, मतलब जो उसमें स्टेटेड डेट है, बेसिकली एक्सपायरी डेट बोलते हैं इसको, जो स्टेटेड डेट बोल रहा है। या तो आप एक्सपायरी के दिन उसको, इस पावर को अपनी यूज कर सकते हो बाय या सेल करने की, या फिर एक्सपायरी से पहले जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको करना ही हो, बाकी आपकी इच्छा है ना। और प्राइस क्या रहेगा? जो भी आपने स्टेटेड प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस जिसको बोलते हैं, स्टेटेड प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस, जो भी प्राइस आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, अगेन वही बात, कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल द बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज द प्रीमियम। जो बायर होता है ऑप्शन का, जो अपने यहाँ पे मोर देन 80% बोल सकता हूँ, हाँ, कि बायर लोग ही हैं, वो क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। और बाय द राइट, इसके बदले क्या करते हैं? वो राइट मिल जाता है उनको। क्या राइट? कि मैं, मेरे पास मेरी शक्ति आ गई है, मेरे पास मेरी पावर आ गई है टू यूज दिस राइट और नॉट। अब ये मेरे ऊपर है, ठीक है।
इसके लिए मैंने क्या भरा, प्रीमियम। ठीक है। वाइल दूसरी बात कर रहा है वो, द राइटर सेलर ऑफ एन ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम। अब मैंने दिया है तो किसी को मिलेगा ही, तो किसको मिलता है, वो होता है राइटर या सेलर, जिसने उस ऑप्शन को सेल किया है, उसको ये प्रीमियम मिलता है। उसके साथ में इसके बाद जिम्मेदारी आ जाती है क्या, with the obligation to sell by the underlying asset if the buyer exercise his right। अब भाई, आप सेलर हो, ठीक है, आपको मिलेगा प्रीमियम, और आपके पास आ जाएगी जिम्मेदारी। मतलब आपके पास ये नहीं है, राइट नहीं है, आपको देना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी बन गई। बायर के पास होता है राइट कि हाँ भाई मेरी इच्छा हुई तो मैं मांग लूंगा आपसे, ये तो कोई बात नहीं। पर आप सेलर हो तो आपकी जिम्मेदारी है क्या, अगर आपने ऑप्शन राइट किया है, जिसको बेसिकली बोलते हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। हाँ, तो अगर आपने सेल किया है तो आपको, अगर उसने बंदे ने, जो बायर है, उसने अपना राइट एक्सरसाइज कर दिया, तो उसको आपको माल भिजवाना पड़ेगा। और आपने अगर बाय किया है, तो जो बंदे ने अगर अपना राइट उसने अगर एक्सरसाइज कर लिया, तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपको खरीदना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ, करना ही है अगर आप सेलर हो तो। ठीक है। तो ये होती है सेलर की कहानी। इफ द बायर एक्सरसाइज हिज राइट, अगर भाई ने, जो बायर बंदा है, उसने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया, तो सेलर को वो पूरा करना ही है, बात खत्म। ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑप्शंस। कोई दिक्कत आई हो तो अगेन भाई कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू, क्वेरी। ठीक है। स्वैप्स की बात करते हैं। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप इज एन एग्रीमेंट made between two parties to exchange cash flows in the future according to a prearranged formula। स्वैप क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, किस चीज को लेकर, कि जो भी फ्यूचर में अपने पास किसी चीज का कैश फ्लो आने वाला है, पैसा आने वाला है, एक प्री अरेंज फॉर्मूला में, तो वो अपन आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। स्वैप बस बेसिकली जो यूज होता है, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उस पे। जैसे मान लो आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो, या तो यूं बोल दो कि आपको पे करना पड़ता है एक तरीके से। फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, एक वेरिएबल इंटरेस्ट होता है। तो आप वेरिएबल वाले बंदे हो कि आपको हर साल अलग अलग रेट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और मैं जो हूँ, मैं बंदा हूँ, मेरे को फिक्स्ड करना पड़ता है। अब मेरे को किसी तरीके से लग रहा है कि आपके ज्यादा मजे, और आपको किसी तरीके से लग रहा है कि मेरे ज्यादा मजे है, क्योंकि मेरे को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ रहा है। और मेरे को आप लग रहा है कि आपके ज्यादा मजे है, क्योंकि आपको अलग अलग अमाउंट देना पड़ रहा है, जो कि सब्सिक्वेंटली मेरे उससे, मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो कम लग रहा है मुझे। और आपको मेरा, मेरे पास जो फॉर्मूला है, मेरे पास जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, दैट इज फिक्स्ड, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अपन दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बना लेंगे, उसको बोलेंगे स्वाप। उसमें अपन बोलेंगे कि भाई आपको मेरा तरीका ये पसंद है इंटरेस्ट पेमेंट का, तो आप मेरा कर दिया करना, और मैं जो कैश फ्लो बनेगा, मैं आपका कैश फ्लो कर दूंगा। मतलब आप फिक्स्ड रेट पे आ जाएंगे, और मैं वेरिएबल रेट पे आ जाऊंगा। कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा। ठीक है। स्वैप आर ब्रॉडली स्पीकिंग अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जैसे, जब वो ऑब्लिगेशन बनेगी मेरी पेमेंट करने की, तो तब आप करोगे, तो वो चलता हुआ एक तरीके से रियकरिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते जाते हैं, उसमें बनते जाते हैं, जब तक वो अपनी पूरी चीज खत्म नहीं होती। ठीक है। सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये था। स्वैप्स हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट, जो कि मैंने बोला इंटरेस्ट रेट में ज्यादातर जो भी रिस्क एसोसिएटेड लेते हैं, कि आपको लगता है कि भाई आने वाले समय में जो फिर ये जो वेरिएबल रेट है वो बढ़ने वाली है, तो मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा, और फिक्स रेट वाले के मजे रहेंगे, तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, और मेरा व्यू अपोजिट होना चाहिए। मेरे को लगेगा कि भाई फिक्स रेट वाले, तो ऐसा ऐसा मतलब काम हो जाएगा इनके साथ में, गलत होगा, और वेरिएबल रेट वालों के मजे हो जाएंगे। तो हम दोनों का व्यू आपस में, क्या बोलते हैं उसको,
कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो अपन दोनों स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। ठीक है। ये बेसिकली मैंने देने वाला एग्जांपल दिया था, मिलने वाला भी अच्छा रहता है कि जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए की कहीं पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, जिस पे आपको प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट मिलता है वेरिएबल पे, और मेरे को मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट पे। तो अब मान लो कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में किसी इवेंट के कारण जो वेरिएबल रेट आएगा मेरे पास ये कम हो जाएगा, और फिक्स्ड रेट जो है वो अच्छा रहेगा, जो नॉर्मली रेट मिल रहा है उससे कम हो जाएगा, और मेरे को लगता है कि जो वेरिएबल रेट है वो बढ़ जाएगा और फिक्स रेट उस हिसाब से कम रहेगा। तो अपन दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भाई जो नेट नेट बचेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो अपन एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा ऐसा। ठीक है। तो वो सब मेजर रहते हैं, किस किस चीज में एसोसिएट रहता है। इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइसेस, इन तीनों चीजों में स्वैप का हैवी रोल देखा गया है। ठीक है। तो मेन मेन यही थे, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। ठीक है। कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक, टॉपिक बोल रहा हूँ, टॉपिक यही होता है खत्म। कल अपन पढ़ेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। तो आज के टॉपिक, आज की वीडियो और आज के टॉपिक को यहीं पे अपन देते हैं विराम, और मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट दैट लाइक बटन। ठीक है। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।